हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है भाई। अच्छा, तंत्र पढ़ रहे थे अपन। कितने तंत्र सुधारे अपन ने? सबसे पहले पाचन को सुधारा, फिर परिसंचरण, फिर श्वसन, फिर उत्सर्जन, फिर तंत्रिका तंत्र, और उसके बाद में अपन ने शुरू किया अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें अपन ने ग्रंथियों को लेकर परिचय बताया था। तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियों को अपन ने कितने प्रकार से वर्गीकृत किया? 3 प्रकार से। एक नाम दिया बहिस्रावी एक्जोक्राइन, दूसरा नाम दिया अंतःस्रावी एंडोक्राइन, तीसरा नाम दिया मिश्रित। एक्जोक्राइन बताई थी अपन ने नलिका युक्त, यानी इन ग्रंथियों में जो स्राव बनता है उसको ले जाने के लिए ट्यूब पाई जाती है। दूसरी बताई अंतःस्रावी कि इन ग्रंथियों में जो स्राव बनता है उसको ले जाने के लिए ट्यूब नहीं पाई जाती, स्राव को सीधे रुधिर में छोड़ा जाता है। और तीसरी प्रकार की बताई मिश्रित, वो ग्रंथि जिनका कुछ भाग तो होता है एक्जोक्राइन और कुछ भाग कैसा होता है एंडोक्राइन, वो अपन ने बताई तीसरे प्रकार की मिश्रित ग्रंथि। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथि अपन ने बताई। अब इसमें बहिस्रावी में हमारे शरीर में ज़्यादातर पाई जाने वाली ग्रंथियाँ यही हैं जो लगभग अपन चर्चा कर चुके हैं। उसमें अपन ने लीवर के बारे में कल और डिस्कस किया था, लीवर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, लीवर से बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने बताए। सबसे पहला अपन ने बताया हमारे शरीर की ओवरऑल सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, बहिस्रावी में सबसे बड़ी लीवर हो गई। बाहर इसका बताया था 1.5 किलो का जिगर, और इसमें सबसे ज़्यादा पदार्थों का रासायनिक रूप से निर्माण होता है, तो जैव रासायनिक प्रयोगशाला। और रुधिर जो बहती हुई नदी है अपने शरीर में, किसी भी सजीव का जो जीवन चल रहा है उसकी बहती हुई नदी कौन हो गया भाई? रुधिर हो गया। और रुधिर में बॉडी के सारे ऑर्गन में से होकर जाता है, तो लीवर बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जहाँ रुधिर में से पदार्थों का आदान प्रदान सबसे ज़्यादा होता है। तो अपन ने बताया था इसको जीवन रूपी नदी का व्यस्तम बंदरगाह। उसके बाद में अपन ने बताया कि अतिरिक्त ग्लूकोज का हमारे लीवर में संचय हो जाता है बहुलक के रूप में पॉलीमर, जिसको अपन ने नाम दिया ग्लाइकोजन, जिसको अपन सामान्य भाषा में बोलेंगे जंतु स्टार्च। क्योंकि पादपों में ग्लूकोज का संचय होता है स्टार्च के रूप में, जंतुओं में ग्लूकोज का संचय हो रहा है ग्लाइकोजन के रूप में, तो जंतु स्टार्च इसको बोला जाता है। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया कि रुधिर में जितने भी प्रोटीन हैं, हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ये सारे के सारे लीवर में तैयार होते हैं। वसा विला विटामिन का संचय इसमें है, बी और सी को छोड़कर, याद रखना वो सारे वसा विला आ गए। वाटर सोल्यूबल बी एंड सी, उसको छोड़कर सारे लिपिड सोल्यूबल। और इसके बाद बताया अपन ने कैरोटीन वर्णक से विटामिन ए का निर्माण। और यहाँ जो मैंने बोला है कैरोटीन वर्णक से विटामिन ए का निर्माण, कैरोटीन वर्णक गाजर जो अपन ने बताते हैं, गाजर हरी पत्तेदार सब्जियां, और उनसे विटामिन ए का संश्लेषण अपने लीवर के अंदर होता है। उसके बाद बताया अपन ने लिपिड का मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण, प्रोटीन का और लिपिड का मेटाबॉलिज्म, और उससे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण। तो ध्यान रखना हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किस अंग में होता है भाई? लीवर के अंदर होता है। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया विषैले पदार्थों का निराविषीकरण, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनके विषैले प्रभाव को कम करना या उनके विषैले प्रभाव को समाप्त करना, ये काम भी लीवर का होता है। और अपने मृत आरबीसी के अपघटन से पित्तवर्णक का निर्माण भी लीवर में होता है। ये पॉइंट अपन ने उत्सर्जन में डिस्कस किया था। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जो पित्तवर्णक बनते हैं उनकी कुछ मात्रा तो मल के साथ बाहर निकलती है, पित्रस के द्वारा पहुंचती है छोटी आंत में, और इन्हीं पित्तवर्णक की कुछ मात्रा रुधिर के द्वारा जाती है किडनी में, जहां ब्लड फिल्टर होता है, और वहां पर यूरिन के साथ ही बाहर निकलते हैं। जहां अपन ने 2 नाम बताए थे, मल के साथ स्ट्रकोबेलिन, मल का भूरा पीला रंग, और यूरिन का हल्का पीला रंग बताया अपन ने यूरोक्रोम वर्णक। इस तरह से अपन ने पहली ग्रंथि लीवर को डिस्कस किया बहिस्रावी में। अब अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, वो अपना मेन चैप्टर है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो मैं शुरू करने जा रहा हूं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियां, और इसको अपन ने बताया था कि इसमें जो पहला पॉइंट बता रहा हूं मैं, अपन ने बताया था अंतःस्रावी नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। इनको बोला जाता है नलिका विहीन ग्रंथि, ट्यूबलेस ग्लैंड। यानी इनमें जो स्राव बनता है उसको सीधे ही रुधिर में छोड़ा जाता है,
ग्रंथियों के अंदर बाहर ट्यूब के माध्यम से प्रवाहित नहीं होता, इसलिए बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथि। फिर एक पॉइंट में लिख रहा हूं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, और ये है अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन उसको बोला जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। तो जितने भी हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां उन सब की स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है। फिर क्वेश्चन आता है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, तो नाम आएगा थॉमस एडिसन का। थॉमस एडिसन, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, तो नाम आएगा थॉमस एडिसन। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो अपन अध्ययन कर रहे हैं, इनमें जो स्राव बनता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनने वाला विशेष स्राव, या जिसको अपन सामान्य भाषा में बोलेंगे रस, उसको नाम देते हैं भाई हार्मोन। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को कहा जाता है हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां। नलिकाविहीन ग्रंथियां ये, इनका अध्ययन कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी। फिर से लॉजी आ गया, ले जाओ। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है भाई थॉमस एडिसन, और इसमें इन ग्रंथियों में जो विशेष प्रकार का स्राव बन रहा है उसको क्या नाम दे रहे हैं, हार्मोन। अब यहां जो आ गया हार्मोन, अपन डिस्कस कर रहे हैं हार्मोन की विशेषताएं। हार्मोन की विशेषताएं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो हार्मोन बनते हैं उनकी विशेषता। सबसे पहला हार्मोन जो है, हार्मोन की विशेषता में देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियों का परिचय मैंने बताया। अब मैं बता रहा हूं कि इन ग्रंथियों में जो हार्मोन बनते हैं ना, उनकी विशेषता, हार्मोन की विशेषता। हार्मोन की विशेषता में सबसे पहले बता रहा हूं, हार्मोन मुख्यतः प्रोटीन, हार्मोन मुख्यतः प्रोटीन व कुछ स्टेरॉयड के बने होते हैं, अब देखो यहां पर मैंने लिखा है, यानी रासायनिक रूप से देखें तो हार्मोन बना किसका होता है भाई, हार्मोन मेनली प्रोटीन का बना होता है। कुछ हार्मोन होते हैं स्टेरॉयड। ये स्टेरॉयड क्या है, ये भी रसायन है, अपन बायोकेमिकल जब पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तब इनको डिस्कस करेंगे। तो हार्मोन मेनली तो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, और कुछ कैसे होते हैं भाई, स्टेरॉयड के। कुछ हार्मोन स्टेरॉयड हैं। कौन से हार्मोन स्टेरॉयड हैं, इसमें एक तो जनन हार्मोन आ जाता है, एक अपन एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन पढ़ते हैं। तो ये कौन कौन से हैं वो लास्ट में जब पढ़ लेंगे हार्मोन, तब मैं लास्ट में अलग से लिखवा दूंगा। तो हार्मोन मेनली किसके बने हुए भाई, प्रोटीन के, और कुछ किसके बने होते हैं, स्टेरॉयड के। नंबर 2, दूसरा पॉइंट जो बताने जा रहा हूं, अंतःस्रावी ग्रंथियों में अपन ने बताया नलिकाविहीन ग्रंथियां हैं, तो इनमें जो स्राव बन रहा है हार्मोन, उसका परिवहन किसके द्वारा होगा, ट्यूब तो पाई नहीं जा रही, हार्मोन का परिवहन रुधिर द्वारा होता है। हार्मोन का परिवहन किसके द्वारा होता है भाई, रुधिर के द्वारा। ग्रंथियों में हार्मोन सीधे रुधिर में छोड़ा जाता है और रुधिर ही उसका परिवहन करता है। तो हार्मोन का परिवहन रुधिर द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार जनरल कंपटीशन में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है ये। अगला पॉइंट जो बता रहा हूं, हार्मोन नॉन एंटीजेनिक
नॉन एंटीजेनिक अप्रतिजन प्रकृति के होते हैं, प्रकृति के होते हैं, नॉन एंटीजेनिक प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझो इसे। अच्छा, अपन ने एंटीजन के लिए पहले डिस्कस किया था। एंटीजन अपन बोलते हैं विदेशज पदार्थ, फॉरेन एजेंट, जिसके लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है, या सीधा सीधा कहे कि जिनका हमारे शरीर में विरोध होता है। अब एंटीजन जो होगा वो विदेशज पदार्थ होगा, रोगाणु विषाणु सब अपन एंटीजन ही बोलते हैं, और हमारे शरीर में उनके लिए क्या बनती है, एंटीबॉडी। लेकिन हार्मोन कैसे हैं, नॉन एंटीजेनिक, यानी हार्मोन का हमारे शरीर में कोई विरोध नहीं हो रहा। तो हार्मोन की प्रकृति कैसी होती है भी, नॉन एंटीजेनिक है, यानी ये विदेशज नहीं है। और यही वजह है कि हार्मोन जाति विशिष्ट नहीं होते, हार्मोन जाति विशिष्ट नहीं होते हैं। भाई नॉन एंटीजेनिक है ना, नॉन एंटीजेनिक हैं तो इसका मतलब इनका कोई विरोध नहीं हो रहा, तो दूसरी जाति के हार्मोन भी अपन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो विदेशज पदार्थ की तरह काम नहीं कर रहे। जाति विशिष्ट का मतलब है पर्टिकुलर एक जाति के लिए काम करे, वो तो जाति विशिष्ट। स्पेसिफिक जो जैसे स्पेसिफिक हो गया कि एक ही जाति के लिए विशेष रूप से प्राय दूसरे के लिए वो विदेशज का काम करे। लेकिन हार्मोन एंटीजन नहीं है, तो दूसरे जंतु के हार्मोन भी हम अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो हार्मोन जाति विशिष्ट नहीं होते हैं। एक पॉइंट जो बताने जा रहा हूं, हार्मोन का संग्रह नहीं होता है, हमारी बॉडी में हार्मोन का संग्रह नहीं होता है। अपवाद थायरोक्सिन को छोड़कर। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कौन से हार्मोन का संग्रह किया जा सकता है, तो आप क्या बताओगे, थायरोक्सिन हार्मोन का संचय किया जा सकता है, बाकी हार्मोन का संचय नहीं होता, हार्मोन का संग्रह नहीं होता है। तो एक तो बताया मैंने, हार्मोन मेनली प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ स्टेरॉइड हैं। हार्मोन का परिवहन रुधिर के द्वारा हो रहा है, और हार्मोन नॉन एंटीजेनिक प्रकृति के हैं, यानी ये विदेशज पदार्थ नहीं है, इनका हमारे शरीर में विरोध नहीं होता, और यही वजह है कि जाति विशिष्ट नहीं होते, और हार्मोन का संग्रह नहीं होता। अब यहाँ से जो मैं 2-3 पॉइंट नोट करवा रहा हूँ। हार्मोन शब्द वैज्ञानिक स्टर्लिंग ने दिया। हार्मोन शब्द कौन से वैज्ञानिक ने दिया था भाई, स्टर्लिंग ने दिया था, ध्यान रखना इसको। हार्मोन शब्द वैज्ञानिक स्टर्लिंग ने दिया, और स्टर्लिंग ने ग्रहणी की दीवार में श्लेष्मा परत से स्रावित सिक्रेटिन हार्मोन की खोज की। तो अगर क्वेश्चन आता है सबसे पहले खोजा गया हार्मोन, सबसे पहला खोजा गया हार्मोन था सिक्रेटिन, और ये हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि को प्रेरित करता है, जो मैंने बताया था पाचन तंत्र में। अग्नाशय ग्रंथि को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है भाई, सिक्रेटिन है। और ये हार्मोन सबसे पहले वैज्ञानिक स्टर्लिंग ने खोजा था। तो सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन, और खोजने वाला साइंटिस्ट कौन हुआ भाई, स्टर्लिंग। तो ये अपने ग्रहणी की दीवार में श्लेष्मा परत से निकलने वाला हार्मोन है, जो अग्नाशय ग्रंथि को प्रेरित करता है। सिक्रेटिन कौन सी ग्रंथि का प्रेरण करता है भाई, अग्नाशय ग्रंथि का प्रेरण। अग्नाशय ग्रंथि का प्रेरण।
तो हार्मोन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? स्टर्लिंग ने, और इन्होंने सबसे पहले सिक्रेटिन हार्मोन की खोज की। अब इसी में एक पॉइंट और नोट करवा रहा हूं, सर्वप्रथम मानव निर्मित, या ये कहें कि कृत्रिम, सर्वप्रथम मानव निर्मित हार्मोन, तो फिर नाम आएगा भाई इंसुलिन का। इंसुलिन हार्मोन वैसे तो अपनी बॉडी में बन रहा है अग्नाशय ग्रंथि में बीटा सेल्स के द्वारा, लेकिन इस हार्मोन को कृत्रिम रूप से बनाया गया लेबोरेटरी के अंदर। इंसुलिन हार्मोन ऐसा है जिसको सबसे पहले बनाया गया, और इसका निर्माण जो किया था, इसको जिन्होंने बनाया था उनका नाम था भाई बेस्टवेटिंग। वैज्ञानिक ने, बेस्टवेटिंग वैज्ञानिक ने इस हार्मोन को बनाया लेबोरेटरी के अंदर। अब इसको तुम इस तरह से याद रखोगे, बेस्ट बैटिंग। ये बताओ, बेस्ट बैटिंग का मतलब है रनिंग बिटवीन विकेट, दो जो बैट्समैन रनिंग बिटवीन अच्छी तरह से करता है, लेकिन आजकल तो 20-20 का जमाना है कि जो बड़े बड़े छक्के मारता है वो बेस्ट बैटिंग है। तो रनिंग बिटवीन, जब बिटवीन विकेट रनिंग अच्छी रहेगी तो बताओ बॉडी में इंसुलिन का बैलेंस रहेगा कि नहीं रहेगा, ग्लूकोज का बैलेंस रहेगा कि नहीं रहेगा। उसी से इसको याद रखोगे, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन हमारी रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, और बेस्ट बैटिंग होगी तो ग्लूकोज की मात्रा यानी इंसुलिन हार्मोन बैलेंस करने का काम करेगा। उस आधार पर भी इसको याद रख लेना। तो ध्यान रखना, हार्मोन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? स्टर्लिंग ने दिया। स्टर्लिंग ने ग्रहणी की दीवार की श्लेष्मा से सबसे पहले सिक्रेटिन हार्मोन के स्राव को खोजा था, जो कि अग्नाशय ग्रंथि को प्रेरित करता है। और प्रथम मानव निर्मित हार्मोन की बात आएगी तो नाम आएगा किसका? इंसुलिन का, जिसको बेस्ट और बैटिंग ने बनाया। तो ये हार्मोन का परिचय अपन ने जो बताया है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां वो हैं जो नलिका विहीन है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी, और फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है थॉमस एडिसन। अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनने वाला विशेष रस है हार्मोन, जिसकी विशेषता अपन ने बताई। हार्मोन मेनली प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ स्टेरॉइड। हार्मोन का परिवहन रुधिर द्वारा होता है। हार्मोन नॉन एंटीजेनिक है। हार्मोन नॉन एंटीजेनिक होने की वजह से जाति विशिष्ट नहीं है, और हार्मोन का संग्रह नहीं होता। हार्मोन शब्द वैज्ञानिक स्टर्लिंग ने दिया। सबसे पहले सिक्रेटिन हार्मोन को खोजा इन्होंने, और मानव निर्मित पहला हार्मोन पूछेगा तो इंसुलिन, जो बेस्ट और बैटिंग द्वारा बनाया गया। अब हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों में हम जो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों में पहली ग्रंथि अपन पढ़ने जा रहे हैं भाई पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि की अपन बात करेंगे। कुछ पॉइंट मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले तो ये कि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि ओवरऑल, और हार्मोन बनाने वाले में भी सबसे छोटी ग्रंथि किसको बोला जाता है? पीयूष ग्रंथि को। शरीर की ओवरऑल और हार्मोन में भी सबसे छोटी ग्रंथि है भाई पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि 0.5 ग्राम की होती है, 0.5 ग्राम ये इसका वजन होता है, और मटर के दाने के आकार की होती है, जो अपने मस्तिष्क में अपन ने बताया था। डाइसिफिलोन तृतीय वेंट्रिकल गुहा, जिसके पार्श्वपिंड होते हैं थैलेमस। थैलेमस का ऊपरी भाग एपिथैलेमस, निचला भाग हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से व्रंत द्वारा लटकी हुई पाई जाती है पीयूष ग्रंथि, जो कि द्विपालित होती है। यानी पीयूष ग्रंथि में 2 पालियां होती हैं। दोनों पालियों को जोड़ने वाली तंत्रिका प्लेट होती है पार्स इंटरमीडिया। अग्रपाली पश्चपाली, पीयूष ग्रंथि में 2 पाली बोली जाती है। अग्रपाली एडिनोहाइपोफाइसिस और पश्चपाली न्यूरोहाइपोफाइसिस। इन दोनों को जोड़ने वाली तंत्रिका प्लेट, उसको नाम दिया जाता है पार्स इंटरमीडिया। ये पीयूष ग्रंथि की स्थिति होती है। तो सबसे छोटी ग्रंथि 0.5 ग्राम, मटर के दाने का आकार, हाइपोथैलेमस स्थिति बताएंगे तो हाइपोथैलेमस के नीचे व्रंत द्वारा लटकी हुई, द्विपालित होती है। दोनों पालियां अग्र और पश्चपाली पार्स इंटरमीडिया तंत्रिका प्लेट द्वारा जुड़ी होती है। तो सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं इसकी स्थिति। इसकी स्थिति है भाई मस्तिष्क में
हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे व्रंत द्वारा लटकी हुई, व्रंत द्वारा लटकी हुई पाई जाती है, लटकी हुई स्थित। ये तो इसकी स्थिति है। जैसे मान लिया अपन ने हाइपोथैलेमस फर्श, इसमें ये व्रंत द्वारा लटकी हुई पाई जाती है जो कि द्विपालित होती है। और मटर के दाने का आकार, अगर आकार बात करेंगे तो अपन बताएंगे मटर के दाने का आकार, और ये होती है द्विपालित, बाइलोब्ड, दो पालियों से बनी हुई, द्विपालित है। और भार की बात करें तो 0.5 ग्राम। तो ये है सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि इसको बोला जाता है। कहाँ पाई जा रही है भाई? मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे व्रंत द्वारा लटकी हुई स्थित है, द्विपालित होती है, आकार है मटर के दाने का आकार, द्विपालित, दो पालियों से बनी हुई, और भार है 0.5 ग्राम। सबसे छोटी ग्रंथि ये होती है हार्मोन के हिसाब से भी, और ओवरऑल शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि ये है। सबसे बड़ी बताई लीवर, सबसे छोटी ये। अब उसके बाद में इसकी जो दोनों पालियां हैं हार्मोन की, अगर अपन बात करें, अच्छा एक पॉइंट यहां बता रहा हूं मैं, जो मैंने बोला था, शब्द बोला था मैंने एक पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया, ये है पीयूष ग्रंथि की अग्र व पश्चपाली को जोड़ने वाली तंत्रिका प्लेट। पीयूष ग्रंथि की जो अग्र और पश्चपाली है ना, उन दोनों को जोड़ने वाली तंत्रिका प्लेट, उसका नाम मैंने बोला पार्स इंटरमीडिया। ये स्थिति जो रहती है, अब यानी इसमें मैं ये दिखा सकता हूं, इसकी दोनों पालियां हैं ना, उनको जोड़ने वाली जो तंत्रिका प्लेट है उसका नाम है पार्स इंटरमीडिया। अब इस ग्रंथि से सबसे पहली ग्रंथि जो अपन पढ़ रहे हैं पीयूष ग्रंथि, देखो है तो ये सबसे छोटी लेकिन है खोटी। अपने बोलते हैं ना छोटी छोटा लेकिन खोटा। तो अपने हार्मोन बनाने वाले ग्रंथियों में ओवरऑल सबसे छोटी ग्रंथि है लेकिन ये खोटी है। सबसे ज्यादा हार्मोन इससे बनते हैं, और इस ग्रंथि से बनने वाले ज्यादातर हार्मोन वो हैं जो हमारी दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं। अदर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम ये करती है, इससे बनने वाले हार्मोन। और इसी आधार पर इसको एक नाम दिया जाता है मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि इसको कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? मास्टर ग्रंथि। पॉइंट नोट करेंगे अपन। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, यानी हेडमास्टर है भाई, मास्टर का मास्टर कौन होता है? हेडमास्टर। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि यानी वो कौन है जो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि किसके नीचे स्थित है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से भी हार्मोन बनते हैं, और वही हार्मोन पीयूष ग्रंथि को हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हाइपोथैलेमस तंत्रिकीय और अंतःस्रावी तंत्र के मध्य समन्वय का काम कर रहा है। हाइपोथैलेमस तो एक तरह से किसका पार्ट हो गया? तंत्रिका तंत्र का। और ये हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करता है, तो अंतःस्रावी तंत्र की तरह कार्य कर रहा है। और तो अगर क्वेश्चन आता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, तो नाम किसका आएगा? हाइपोथैलेमस का। यानी पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करने वाला पार्ट कौन हो गया? हाइपोथैलेमस। अब इससे जो हार्मोन बनेंगे, अपन जो हार्मोन बताने जा रहे हैं पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से
स्रावित हार्मोन, यानी इस ग्रंथि से जो हार्मोन बन रहे हैं ना, उसमें देखो अपन ने बताया ये द्विपालित है, तो पहले बता रहा हूं मैं अग्रपाली, अग्रपाली जिसको बोला जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। अग्रपाली से जो हार्मोन बनते हैं ना, अभी फिलहाल मैं उनको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिर उनके अपन एक एक करके पूरा नाम लेंगे। अग्रपाली से स्रावित हार्मोन में पहला लिख रहा हूँ मैं GH, इसी को दूसरा नाम दिया जाता है STH, ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन पहला हार्मोन जो बता रहा हूँ। दूसरा बता रहा हूँ मैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा बता रहा हूँ मैं ACTH, एडिनल कोर्टिनोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद में बता रहा हूँ मैं GTH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद में GTH के बाद में बता रहा हूँ मैं PLH या LH हार्मोन या PLH जो बोला जाता है, और PLH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और उसके बाद में ये जो हार्मोन मैंने लिखे हैं, ये हार्मोन सारे के सारे कौन सी पाली से स्रावित होते हैं भी? अग्रपाली से, अग्रपाली से स्रावित है हार्मोन। उसके बाद में दूसरी बताइए अपन ने पश्चपाली, पश्चपाली, और पश्चपाली को नाम दिया जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस पश्चपाली। और इससे जो हार्मोन बनते हैं उनमें एक हार्मोन तो होता है ऑक्सीटोसिन, एक हार्मोन का नाम तो क्या है भी? ऑक्सीटोसिन, और दूसरा हार्मोन है वैसोप्रेसिन, और वैसोप्रेसिन को एक नाम दिया जाता है ADH, वैसोप्रेसिन ADH। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये नाम किस प्रकार से सारे इनको देखो, अभी मैंने केवल नाम लिखवा रहा हूँ हार्मोन के, कौन कौन से हार्मोन पीयूष ग्रंथि से बन रहे हैं। अपन ने बताया पीयूष ग्रंथि द्विपालित है, अग्रपाली पश्चपाली। अग्रपाली एडिनोहाइपोफाइसिस, उससे जो हार्मोन बन रहे हैं। फिर पश्चपाली से दो हार्मोन लिखा है मैंने, ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन। तीसरा पार्ट लिखा था अपन ने पार्स इंटरमीडिया, कि दोनों पीयूष ग्रंथि की दोनों पालियों को जोड़ने वाली तंत्रिका प्लेट, और ये जो पार्स इंटरमीडिया है इससे भी हार्मोन बनता है, और वो हार्मोन बनता है भी MSH, मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन या मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये केवल मैंने अभी नाम लिखे हैं कि पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन बन रहे हैं, अग्रपाली से, पश्चपाली से, और दोनों पालियों को जोड़ने वाली तंत्रिका प्लेट पार्स इंटरमीडिया से। इन सब से कौन कौन से हार्मोन अपने बन रहे हैं, वो सारे हार्मोन मैंने नाम लिखे हैं। अब अपन इन सभी हार्मोन को एक बार लेंगे अपन सारा नाम से, जैसे इनमें आ रहा है। सबसे पहले देखो मैं इसमें हार्मोन लिख रहा हूं, अग्रपाली के जो हार्मोन है ना, वहां से शुरुआत कर रहे हैं अपन। एक बार यहां से अग्रपाली से पहले मैंने लिख लिया है अग्रपाली के हार्मोन, इनको शुरू कर रहे हैं अपन सबसे पहले। और इसमें सबसे पहला नाम लिखवाया मैंने GH, और एक नाम दिया इसको STH, ग्रोथ हार्मोन, जैसा नाम से आ रहा है ग्रोथ हार्मोन। और STH का मतलब हो गया सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये STH का पूरा नाम। सोमेटो शब्द अपने काई के लिए आता है। देखो GH जैसा नाम से आ गया ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ का मतलब वृद्धि, यानी वो हार्मोन जो हमारे या जंतुओं की
वृद्धि कराने का काम करता है। अब वृद्धि में दोनों तरह से आ गया, अस्थियां और मांसपेशियां, उपास्थियां, अपनी बॉडी जो ग्रोथ है मेनली हड्डी और मांसपेशियां, तो उस आधार पे नाम दिया जाता है ग्रोथ हार्मोन। नंबर 2, दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूं, 2 शब्द आते हैं देखो, एक शब्द तो आता है हिस्टोजेनेसिस, हिस्टोजेनेसिस उत्तक जनन, ये बोलते हैं हिस्टोजेनेसिस, और जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है उत्तक जनन का, उत्तक बताया अपन ने कोशिकाओं का समूह, तो उत्तक जनन का मतलब है नई कोशिकाओं का निर्माण, वो तो शब्द हो गया हिस्टोजेनेसिस। और एक शब्द आता है उत्तक क्षय, ये बोलते हैं हिस्टोलाइसिस, हिस्टोलाइसिस क्षय, और क्षय का मतलब है नष्ट होना, तो पुरानी कोशिकाओं का टूटना, एक तरह से कहें कि नई कोशिकाओं का निर्माण उत्तक जनन, पुरानी कोशिकाओं का अपघटित होना, नष्ट होना, वो है उत्तक क्षय। और ये दोनों प्रोसेस अपने बॉडी में लगातार चलते रहते हैं, जिसको अपन उपापचय भी बोलते हैं, आधार उपापचय जो बोला जाता है, बेसिक मेटाबॉलिज्म जो बोलते हैं। तो जीएच हार्मोन उत्तक क्षय को कम करता है, तभी तो ग्रोथ रहेगी, उत्तक जनन को बढ़ाना, उत्तक क्षय को कम करना। ग्रोथ हार्मोन उत्तक क्षय को कम करता है, यानी शरीर को नष्ट होने से रोकता है। देखो एक तरह से अपन बुढ़ापा किसको कहते हैं, बुढ़ापा आने का मतलब है हमारे शरीर में ये तो हो गया कम नई कोशिकाओं का निर्माण, और उत्तक क्षय हिस्टोलाइसिस बढ़ गया, उत्तक जनन तो क्या हो गया कम, और उत्तक क्षय क्या हो गया बढ़ गया। तो नई कोशिका तो नई बन नहीं रही है, और पुरानी कोशिका धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, उसी को कहते हैं शरीर का टूटना, बुढ़ापा आना बोलते हैं अपन। तो सीधा सीधा यही भी कह सकते हैं कि जीएच हार्मोन बुढ़ापे को रोकता है, उत्तक क्षय को कम कर रहा है तो बुढ़ापे को रोक रहा है। अब कई स्टूडेंट तो हंस रहे होंगे, हंस रहे हैं कि सर आज तो राज पता चल ही गया कि बुढ़ापा किस वजह से आता है, अब तुम इसका इलाज बता तो यह हार्मोन कहाँ मिलेगा, हम तो इसी को पकड़ेंगे सीधे के। ध्यान दो, तो पहला जो हार्मोन मैंने लिखा, उस हार्मोन का जो कार्य है, जीएच का पूरा नाम लिखा अपन ने, इसका वर्ग क्या है भी, शारीरिक वृद्धि का प्रेरण, शारीरिक वृद्धि का प्रेरण, जिसमें आ गया अस्थियों व मांसपेशियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड मसल्स, अस्थियों व मांसपेशियों का विकास, अस्थियों व मांसपेशियों का विकास। ये पहला हार्मोन जीएच जिसका कार्य अपन ने बताया शारीरिक वृद्धि का प्रेरण, और शारीरिक वृद्धि में आ गया भी अस्थियों और मांसपेशियों का विकास। और इसी के दूसरे कार्य में अपन लिखेंगे उत्तक क्षय को कम करना, उत्तक क्षय को कम करना यानी शरीर में कोशिकाओं को नष्ट होने से रोकना, यह ग्रोथ हार्मोन का काम आ गया। तो शारीरिक वृद्धि का प्रेरण, अस्थियों और मांसपेशियों का विकास, उत्तक क्षय को कम करना, ये काम किया जाता है किस हार्मोन के द्वारा भी, जीएच ग्रोथ हार्मोन एसटीएच के द्वारा। अब हमारी बॉडी में देखो, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, हमारी बॉडी में हार्मोन बनते तो बहुत कम मात्रा में हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। बनते तो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन प्रभाव उनका बहुत ज्यादा रहता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन्हीं का है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन पढ़ा अपन ने, तंत्रिका तंत्र, और रासायनिक समन्वय केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन के द्वारा होता है। हमारी बॉडी के सभी ऑर्गेन्स पर इनका प्रभाव रहता है। हार्मोन का शारीरिक रोगों से दूर रहना या शरीर के स्वस्थ रहने के लिए हार्मोन का संतुलन आवश्यक है। हार्मोन की कमी और हार्मोन की अधिकता दोनों ही अनेक रोगों के कारण बनते हैं। हार्मोन की कमी हो तो प्रॉब्लम, अधिक बने तो प्रॉब्लम, इसका बैलेंस रहना जरूरी है। तो हार्मोन का असंतुलन हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोगों का कारण बनता है, जैसे अपन पढ़ेंगे अलग अलग। अब यहाँ ये कि हार्मोन का असंतुलन, हार्मोन का असंतुलन अनेक रोगों का कारण बन रहा है। तो हार्मोन का असंतुलन किस वजह से होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है तनाव। इसलिए बोलते हैं चिंता चिता बना देती है।
देखो, चिंता करने से होता तो कुछ नहीं है, हमारे सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, होता होगा तो वही जो मंजूर खुदा होगा, उसको जो मंजूर है भगवान को वही होगा। तो हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। अगर हमारे वास्तव में हमारा समय कठिन चल रहा है या हमारा समय खराब चल रहा है तो हम कितनी कोशिश कर लें वो समय उसी प्रकार से चलेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें धैर्य रखने की जरूरत होती है और केवल उस पर विश्वास रखने की जरूरत होती है, क्योंकि समय सबका बदलता है। और वही हमारी सब बुद्धिमत्ता उसी को तो बोलते हैं कि उस समय, कठिन समय को हमने कितनी समझदारी से निकाला, कितने धैर्य से निकाला। हार्मोन का असंतुलन का सबसे बड़ा कारण है तनाव, बेवजह की बातों को सोचना, असफलता के डर से घबराना कि अगर मैं ये काम करने जा रहा हूँ और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं इस तरह से बर्बाद हो जाऊंगा या क्या होगा मेरा, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम असफलता के डर से कुछ करेंगे नहीं तो कुछ सीखेंगे ही नहीं भाई। अगर असफलता के डर से हम बैठे रहेंगे तो हम कुछ नया कहाँ कर पाएंगे, हम कुछ नया सीख ही नहीं पाएंगे। तो हमें आगे होने वाले परिणाम के बजाय हमें अपने वर्तमान कर्म पे ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में हम उसको ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हार्मोन का असंतुलन का सबसे बड़ा कारण तनाव है। और ये जो मैंने बताया कि तनाव लेने से हमारा कोई काम तो पता नहीं बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, शरीर जरूर बिगड़ता है। अब इस तनाव में जो अपन बात कर रहे हैं हार्मोन असंतुलन की, इसी तनाव के लिए अपन बात करेंगे भी आगे, थोड़ा सा रुको उसमें। तो इसका काम है शारीरिक वृद्धि का प्रेरण उत्तक क्षय को कम करना। हार्मोन की मैंने बताया, हार्मोन की कमी हो तो प्रॉब्लम, अधिकता हो तो भी प्रॉब्लम। अब यहाँ पहला हार्मोन जो अपन ने लिखा है तो अपन बता रहे हैं जीएच की कमी से, जीएच की कमी से अगर ये हार्मोन कम बना, पहला मैं लिख रहा हूं बाल्य अवस्था में कमी से, बाल्य अवस्था में कमी से, यानी अगर ये हार्मोन बच्चों में शुरू से ही कम बना, बाल्य अवस्था में कमी से होगा बोनापन, जिसे बोला जाता है मिजेट। मेडिकल वर्ड या लैटिन वर्ड जो यूज करते हैं मिजेट, बोनापन। व्यक्ति अगर शुरू से ही ये हार्मोन कम बनाना तो शारीरिक वृद्धि नहीं रुक जाती है, शारीरिक वृद्धि रुकती है तो अस्थि और मांसपेशियों का प्रॉपर विकास नहीं होता, व्यक्ति सामान्य लंबाई से कम का रह जाता है, जिसे अपन बोलते हैं बोना। और ऐसे व्यक्ति लगभग जो जनन क्षमता के योग्य नहीं होते और मानसिक बुद्धि भी उनमें कम होती है। तो बाल्यावस्था में कमी से क्या स्थिति हुई भी, बोनापन हुआ। नंबर 2, वयस्क में कमी से, कि शुरू में तो ये हार्मोन बना, वयस्क अवस्था के बाद में हार्मोन नहीं बन पा रहा, वयस्क अवस्था में कमी से। तो अपन यहां लिख रहे हैं शीघ्र बुढ़ापा। व्यक्ति अपनी शीघ्र बुढ़ापा, इसके लिए शब्द यूज किया जाता है, मेडिकल वर्ड जो यूज करते हैं वो यूज किया जाता है भाई एकेनिया, शीघ्र बुढ़ापा एकेनिया। व्यक्ति अपनी उम्र से अधिक बड़ा नजर आता है, जो उसकी वास्तविक उम्र है उससे वो ज्यादा बड़ा नजर आता है। चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाना, बाल सफेद हो जाना, जितनी उसकी एज है उससे बड़ा नजर आना। मेरी तरफ मत घूरो तुम, मेरे अंदर लक्षण नजर देख रहे हो क्या? अभी नहीं है मेरे अंदर ये लक्षण। तो वयस्क में कमी से क्या हुआ भाई, शीघ्र बुढ़ापा आया, जिसको अपन नाम देते हैं एकेनिया। तो शारीरिक वृद्धि तो ही, बाद में एक हार्मोन कम बना, बाद में वयस्क में तो ये स्थितियां आती हैं। अब देखो, अभी जो बात कर रहे थे अपन कि हार्मोन, एक बार अधिकता और लिखवा देता हूं। तो बताओ, जीएच की कमी से बाल्यावस्था में कमी से बोनापन और वयस्क में कमी से शीघ्र बुढ़ापा। फिर जीएच की अधिकता, बात अगर अपन करें जीएच की अधिकता से, अगर ये हार्मोन ज्यादा बने जीएच की अधिकता से, अब वापस वैसे लिखेंगे अपन बाल्य अवस्था में अधिकता से शरीर महाकाय, खली की तरह
गैंट बॉडी बोलते हैं, महाकाय गैनेटिज्म इसको बोला जाएगा। गैनेटिज्म, ये तो हो गया ड्वार्फनिज्म, ये हो गया गैनेटिज्म। यानी भाई बाल्यावस्था से हार्मोन ज्यादा बना तो शारीरिक विकास ज्यादा हुआ, हड्डियों मांसपेशियों का विकास ज्यादा हुआ, शरीर कैसा हो गया भाई, महाकाय, पूरा जो शरीर आ जाता है उस स्थिति से आ गया। और अगर वयस्क में अधिकता हुई तो, अगर ये हार्मोन वयस्क में ज्यादा बनता है ना, तो ऐसी स्थिति में मेन प्रभाव आता है अस्थियों पर, अस्थियों का विकास अधिक हो जाता है। हाथ पैरों की वयस्क में अधिकता से हाथ पैरों की अस्थियां की लंबाई अपेक्षित रूप से ज्यादा हो जाती है। हाथ पैरों की अस्थियां लंबी, जबड़े की लंबाई बढ़ना, जबड़े की लंबाई बढ़ना और चेहरे की अस्थियों का उभरना, चिकबोन जो है, चेहरे की अस्थियों का उभरना, जो चेहरे की अस्थियां जैसे ये हैं ये उभर जाती हैं, ये जबड़ा बढ़ जाता है तो गोरिल्ला टाइप हो जाता है। और हाथ पैरों की अस्थियां लंबाई ज़्यादा हो जाती है, चेहरे की अस्थियों का उभरना, और इसे नाम दिया जाता है एक्रोमेगेली, जिसे एक्रोमेगेली कहा जाता है। ये वर्ड ध्यान रखना है अपने को, एक्रोमेगेली कहा जाता है। एक्रोमेगेली कहा जाता है। और ये जो लक्षण बताया अपन ने, इसी में एक देखो अपन पढ़ते हैं कायोप्सिस। कायोप्सिस क्या बोलते हैं, कुबड़ बोलते हैं अपन सामान्य भाषा में। देखो मेरुदंड की लंबाई बढ़ेगी ना, यही जीएच की अधिकता से मेरुदंड की लंबाई बढ़ी और शरीर लंबाई उस अनुपात में नहीं बढ़ी, तो फिर शरीर आगे की ओर झुकेगा, यानी ये स्थिति हो जाएगी। तो ये जो उभार बना वो जो अपन बोलते हैं कुबड़ बोलते हैं, कायोप्सिस जो बोला जाता है। तो इसी में आ जाएगा मेरुदंड की लंबाई शरीर अनुपात की तुलना में अधिक बढ़ने से कायोप्सिस, पीठ पर कुबड़। कायोप्सिस कुबड़ बन जाता है। ये भी एक्रोमेगेली का लक्षण होता है। तो एक तो बताया अपन ने जीएच की कमी, जीएच की कमी बाल्यावस्था में कमी से बौनापन, वयस्क में कमी से शीघ्र बुढ़ापा, जिसको एकेनिया बोल रहे हैं, व्यक्ति अपनी उम्र से अधिक बड़ा नजर आता है, बाल सफेद होना, झुर्रे पड़ना। जीएच की अधिकता से बाल्यावस्था में अधिकता से शरीर महाकाय गैनेटिज्म, शरीर का विकास ज्यादा होता है। वयस्क में अधिकता से हाथ पैरों की अस्थियां लंबी, जबड़े की ये इसमें मेन प्रभाव आ रहा है अस्थियों की लंबाई पर, जबड़े की लंबाई बढ़ना, चेहरे की अस्थियों का उभरना, जिसे एक्रोमेगेली कहा जाता है। और इसी में एक लक्षण बताया अपन ने कि मेरुदंड की लंबाई बढ़ती है तो शरीर के अनुपात में, तो शरीर आगे की ओर झुक जाता है, जिसको कायोप्सिस या कुबड़ कहा जाता है। ये अपन ने बताया जीएच की कमी और अधिकता। अब बताओ जीएच की कमी भी प्रॉब्लम, अधिकता भी प्रॉब्लम। तो अभी जो बताया था अपन, हार्मोन असंतुलन जो होता है उसमें दोनों ही तरह से प्रॉब्लम होती है, कमी से भी प्रॉब्लम और अधिकता से भी प्रॉब्लम। अब जो अपन पढ़ रहे थे हार्मोन असंतुलन का कारण, अपन ने बताया तनाव। बताओ यहां तो तनाव समझ में आता है वयस्क में, लेकिन बाल्यावस्था में कौन सा तनाव? एक बचपनी तो ऐसा है जिसमें कोई टेंशन नहीं होती, बाल्यावस्था में कौन सा तनाव? इसको अपन जनरल में समझेंगे। देखो भारतीय समाज में जब भी कोई महिला गर्भवती होती है ना,
हमारे परिवार में जैसे कोई भी महिला गर्भवती हुई तो परिवार में बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है पुत्र रत्न की प्राप्ति। होता है कि नहीं होता? एडवांस में 10 किलो घी की बुकिंग रहती है, और अगर ये जन्म हो जाता है पुत्री का तो ये ऑर्डर या तो कैंसिल हो जाता है या फिर ये हाफ हो जाता है। धीरे धीरे भाई शिक्षा बढ़ रही है तो थोड़ा सा इसमें सुधार हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले अखबार में एक सूचना आई थी राजस्थान उसमें दैनिक भास्कर में कि अब पेरेंट्स सिंगल गर्ल चाइल्ड या 2 लड़कियां हो जाती हैं तो उनको महत्व दे रहे हैं, वो ये नहीं कि पुत्र की प्राप्ति के मोह में परिवार को बढ़ा रहे हैं। तो ये जो मैं एक एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये तो हम यानी हमारी अशिक्षा की वजह से हम क्या सोचते हैं कि गर्भवती महिला से जब बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद में उसको अच्छा पोषण देना, क्योंकि वो माता ही अपने दुग्ध से शिशु का पोषण कराएगी। लेकिन हम ये नहीं जानते कि 9 माह तक शिशु का पोषण माता के गर्भाशय में होता है, और वो होता है माता के रुधिर से। माता का रुधिर प्लेसेंटा से शिशु में स्थानांतरित होता है, उसी से उसका पोषण होता है। और ये जो 9 माह है ना, ये शिशु के पोषण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमें वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देता। तो हमारे लिए तो यही है कि जन्म के बाद में दुग्ध स्तनपान करा रही है तो इसको भाई पोषण अब दो। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ की केयर। जब तक महिला गर्भवती है 9 माह के दौरान गर्भधारण रहता है, जब तक इम्पोर्टेंट केयर होनी चाहिए, पूरा पोषण उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उसी का प्रभाव पड़ेगा उसके गर्भ में पलने वाले शिशु पर। अब इसको अगर हम प्रॉपर पोषण नहीं देंगे, तनाव वाले माहौल में रखेंगे तो डेफिनेटली महिला में हार्मोन असंतुलन का प्रभाव शिशु में भी आएगा। अब छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो अलग है, लेकिन कई बार न्यूरल डिफेक्ट अपन देखते हैं, कई बच्चों को देखते हैं ना, जैसे जिनको जो अपन बोलते हैं पार्किंसन डिजीज वगैरह हो जाती है मस्तिष्क से संबंधी, जो पढ़ेंगे अपन, तो वो ढंग से चल भी नहीं पा रहे हैं, बैलेंस भी नहीं बना पा रहे हैं, प्रॉपर बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां भी हो जाती हैं बच्चों में, जो सारे के सारे तंत्रिकीय दोष होते हैं। तो ये यहाँ की केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। हमारे साथ जो हो गया ठीक है, हम जैसे भी हो गए, मंद बुद्धि या तीव्र बुद्धि, लेकिन आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखना है, यहाँ प्रॉपर केयर करनी है ताकि अपनी पीढ़ी अच्छी तरह से स्वस्थ पोषित हो। क्लास में एक बार स्टूडेंट ने बोला कि गुरुजी होने तो दो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं रोज बादाम का हलवा खिलाऊंगा, आप तो टेंशन ही मत लो। चलो कुछ तो सीखा तूने कम से कम। तो हार्मोन का असंतुलन सबसे बड़ा कारण है तनाव, फिर पोषण तो आता ही है, ये दूसरी स्थिति है। और हमारी बॉडी में प्रॉब्लम वही है, हार्मोन का संग्रह नहीं होता। तो हार्मोन का संग्रह नहीं है तो उसकी कमी अधिकता ही मानी जाएगी। तो इसलिए पोषण और स्वस्थ वातावरण में रहना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और तनाव मुक्त रहना। तो ये अपन ने बताया पहला हार्मोन, अग्रपाली से पहला हार्मोन बताया जीएच का काम बताया शारीरिक वर्धिकाकरण ऊतक क्षय को कम करना। इस हार्मोन की कमी से और अधिकता से बाल्यावस्था वयस्क में दोनों में क्या प्रभाव पड़ा वो अपन ने नोट किया। अब जीएच के बाद में अगला जो हार्मोन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, अग्रपाली का दूसरा हार्मोन टीएसएच, और इसका पूरा नाम होता है थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन। देखो स्टिमुलेशन वर्ड का मतलब होता है प्रेरण, स्टिमुलेट करना, प्रेरित करना। जैसे मैं आपको पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हूं तो मैं स्टिमुलेट कर रहा हूं आपको। तो थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन, ये शब्द उसी के साथ जुड़ जाएगा जिस ग्रंथि को ये प्रेरित कर रहा है। इसका मतलब टीएसएच हार्मोन किसको प्रेरित कर रहा है? थायराइड ग्रंथि को प्रेरित कर रहा है। बन रहा है पीयूष ग्रंथि में और प्रभावित कर रहा है थायराइड ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि से बनने वाला थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करना है कि तुम अपना काम करो भाई, तुम अपना हार्मोन बनाओ। तो हार्मोन तो थायराइड ग्रंथि में बनेंगे, उसको हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित किसने किया? टीएसएच ने।
और उसके बाद में अगला जो है वो अपन ने लिखवाया ACTH, वो ये भी नाम इसी प्रकार से बना हुआ है, एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यानी ये हार्मोन वो है जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है। एड्रिनल ग्रंथि जो है अधिवृक्क बताई थी अपन ने कि हमारी किडनी वन पेयर है, दोनों किडनी पर ये ग्रंथि पाई जाती है पिरामिड आकार में, तो ये भी एक पेयर होती हैं, वृक्क के ऊपर है इसलिए नाम देते हैं अधिवृक्क। एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स का, एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स का प्रेरण का प्रेरक हार्मोन या उसको प्रेरित करने वाला हार्मोन। तो उसमें फिर एड्रिनल कोर्टेक्स से अलग अलग हार्मोन बनते हैं जो अपन एड्रिनल ग्रंथि में पढ़ेंगे। तो ये हार्मोन बना पीयूष ग्रंथि में और प्रेरित कर रहा है एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स को। जैसे अपन ने किडनी के दो पार्ट पढ़े थे, बाहरी भाग कोर्टेक्स, आंतरिक पार्ट मेडुला, वैसे ही एड्रिनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि के भी दो पार्ट होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला, दोनों से अलग अलग हार्मोन बनते हैं। अगला जो हार्मोन लिखवाया था अपन ने इसके बाद में, वो अपन ने लिखवाया था GTH, और ये है भाई गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और गोनेडो शब्द आता है जनद जो अपने हैं, जनद ग्रंथियों का जो नर में वृषण, मादा में अंडाशय का प्रेरण। यानी ये हार्मोन वो है जो जनन ग्रंथियों को प्रेरित कर रहे हैं। आप देखो जनन ग्रंथियां जो है ना, अंडाशय मादा जनन ग्रंथि और वृषण नर जनन ग्रंथि, उनमें दो प्रकार के काम होते हैं। एक तो होता है शुक्राणु अंडाणु का निर्माण जिसमें अपन बोलते हैं युग्मक निर्माण, गैमेटोजेनेसिस, और एक बनते हैं उनमें हार्मोन, नर जनन हार्मोन, मादा जनन हार्मोन। तो दो प्रकार का काम है। उसी आधार पर GTH में दो तरह से वर्गीकरण करते हैं। GTH में एक तो नाम देते हैं LH, GTH में जो दो नाम दिए जाते हैं, GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बताया उस, क्योंकि गोनेडो जनन ग्रंथियां हैं और जनन ग्रंथियों में दो प्रकार का काम हो रहा है। एक तो हो रहा है कौन सा भी, शुक्राणु अंडाणु का निर्माण, और एक हो रहा है नर जनन और मादा जनन हार्मोन का निर्माण। तो ये जो GTH है इसमें एक तो बोला जाता है LH और ICSH, ये दोनों मैं यहां लिख देता हूं साथ में, LH और ICSH। इसे बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसे बोला जाता है इंटरस्टेंशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक बताया अपन ने ICSH, इंटरस्टेशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है ना, ये तो अंडाशय में कार्पस ल्यूटियम का प्रेरण, ये अपन जनन में पढ़ेंगे, कार्पस ल्यूटियम का प्रेरण, प्रोजेस्टेरोन का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का निर्माण, और इंटरस्टेशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। वृषण में, वृषण जो ग्रंथि है नर जनन ग्रंथि, उसमें जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स। तो ये जो वर्ड आया है वो अंतराली कोशिकाओं के लिए आता है, अंतराली कोशिकाओं का प्रेरण
अंतराली कोशिकाओं का प्रेरण, ये कौन करता है भी? ICSH। अंतराली कोशिकाओं से क्या बनेगा? नर जनन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण। और कार्पस ल्यूटियम जो का डेवलपमेंट है अंडाशय में, वो किया जाता है किसके द्वारा? LH के द्वारा। और इस कार्पस ल्यूटियम से जैसे ही गर्भधारण होता है उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। ये कार्पस ल्यूटियम से बनता है। तो ये जो बताया अपन ने GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो कि अपन ने नाम जो बताया है वो बताया जनन ग्रंथियों का प्रेरण कर रहा है ये, जिसमें ये अपन ये नाम लिखवाए हैं। तो पीयूष ग्रंथि अपन ने शुरू की। पीयूष ग्रंथि में अपन ने पहले पढ़ा कि ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ये मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे व्रंत द्वारा लटकी हुई पाई जाती है। 0.5 ग्राम भार है, द्विपालित है, जिसके अग्रपाली है एडिनोहाइपोफाइसिस और पश्चपाली है न्यूरोहाइपोफाइसिस। और दोनों पालियों को जोड़ने वाली तंत्रिका प्लेट है पार्स इंटरमीडिया। इनसे हार्मोन जो बन रहे हैं उनको अपन डिस्कस कर रहे थे, एक एक करके ले रहे हैं। अभी अपन ने पहला हार्मोन कंप्लीट किया GH, दूसरा बताया अपन ने TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्रंथि का जो प्रेरण कर रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा ACTH एडिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स का प्रेरण। फिर GTH अपन ने शुरू किया। GTH को भी पूरा डिस्कस करेंगे अपन, वो डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास में।